हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत अच्छे होंगे। एंड आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, स्पेशली जो बच्चे 10th में हैं एंड उन्हें अक्टूबर के आसपास में एनटीएससी में अपीयर होना है ना? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? 9th में पढ़ाई किया है, ठीक से नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। आपके बेसिक्स अगर नहीं भी क्लियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनली मुझे डीएम करके मेरे से बात कर सकते हो। इंस्टा वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, फेसबुक जहां चाहो वहां जुड़ के मेरे से सजेशंस ले सकते हो, है ना? मोर एंड ओवर सर आप कराने क्या वाले हैं, तो मेन मोटो जो है वो है बच्चा कि अभी मैं आप लोग को 9th एंड 10th दोनों का कंप्लीट सिलेबस एनटीएससी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। एनटीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? एंड इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, तो बच्चा इसमें मैथ्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं थोड़े बहुत जो आते हैं स्टेट वाइज, वो भी आपको कराया जाएगा, ठीक है? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मन में डाउट्स हो मेरे से पूछिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी जैसे जैसे कोर्सेज चलता रहेगा, कितने मार्क्स का होता है, क्या क्या चीजें होती है, उसका मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के डालूंगा, ठीक है? एंड ये 2 मंथ्स में कंप्लीट होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ 2 मंथ्स में कंप्लीट होगा, यानी कि 120 डेज में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अभी आपका चल रहा मई, जून, जुलाई एंड तक में सारे लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को कोई सजेशन चाहिए होगा, चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है? आपको स्टडी मटेरियल भी मेरी तरफ से दिया जाएगा, बट उन्हीं को दिया जाएगा जो कमेंट करके मांगेंगे, सबको नहीं दिया जाएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो 9th की भी पोर्शन और 10th का भी दोनों कराया जाएगा। 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 9th की चीजें अच्छे से नहीं पढ़े हो तो परेशान मत हो। मैं कोशिश करूंगा कि कोशिश क्या मतलब 9th का श्योर शॉट सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ, ठीक है? तो मैं अकेला नहीं, बाकी टीचर्स भी रहेंगे मेरी टीम में जो आपको बाकी लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, ठीक है? सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन, ठीक? कैसे क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी के वैरायटी वाले, वो सारे क्वेश्चन बच्चे कराए जाएंगे, ठीक है? तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, एंड जो आपका नोट्स होना चाहिए बच्चा वो 1 पेज में आ जाना चाहिए, मतलब समरी टाइप से, कि आप उसको देखो और आपको पूरे चैप्टर की कहानी याद आ जाए। तो चलो सबसे पहले मैं एक मैप बनाता हूँ और फिर उसको हम लोग बारी बारी से, अच्छा चैप्टर के एंड में बनाएंगे तो पता तो चलेगा फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है ना? तो आपको ज्यादा फील भी आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? बिकॉज इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, चाहे लॉज ऑफ मोशन है, वर्क है, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड्स, कुल मिला के 5 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। उसी तरह 10th में भी आपके 4 से 5 चैप्टर है जो फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, देख लेंगे उसको, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट चैप्टर इज मोशन। सबसे पहले अगर मेरी लेक्चर फास्ट होगा तो स्पीड को स्लो करके देख लेना, अगर स्लो होगा तो फास्ट करके देख लेना, है ना? बाकी जो डाउट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन। सर कितनी बार रिपीट करोगे? चलो ठीक है। तो मोशन क्या होता है पहले उसको समझते हैं, ठीक है बच्चों? देखो सबसे पहली बात, मोशन, और कोई भी बच्चा कोई भी चीज पढ़ेगा उसको रटना नहीं, उसको फील आना चाहिए। जब तक फील नहीं आएगा तब तक समझो आपने नहीं सीखा है। कितनी चीजें याद करोगे यार? अभी 10th में अगले साल अगर साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? अब जो 9th वाले बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे ये मत सोचते हैं कि सर आप एनटीएससी के हिसाब से पढ़ा रहे हो तो क्या मेरे स्कूल की तैयारी नहीं होगी। बच्चा स्कूल भी कवर पूरा होगा, बिना बेसिक्स पता है हम सीधा पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, है ना? ओके, तो मोशन है क्या सर? तो सबसे पहले मोशन को समझो। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। कभी भी मैं बात कर रहा हूं मोशन क्या होता है, तो बच्चा हमेशा समझो मोशन हो या फिर रेस्ट हो, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों के दोनों कभी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट थिंग, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ये कभी, या फिर रेस्ट, मोशन हो या रेस्ट, ये हमेशा रिलेटिव टर्म होते हैं, ये कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सपोज करो मैं एक मोदी जी को ये भी ले लेता हूं, किसी को ऑब्जेक्शन ना हो तो, ठीक है? चलो मैंने कहा कि भाई साहब ये रहे अपने मोदी जी, है ना? और इसको मान लो इधर बीजेपी वाले हैं और इधर मान लो कांग्रेस वाले हैं, है ना?
अब जरा आप खुद सोचो, अगर बीजेपी वालों से पूछा जाएगा बताओ मोदी जी कैसे हैं, तो सब कहेंगे वाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और कांग्रेस से पूछा जाएगा कि बताओ मोदी जी कैसे हैं, तो कांग्रेस वाले बोलेंगे नहीं नहीं एकदम सही पीएम नहीं है, देश का भविष्य गड्ढे में जा रहा है। तो सर इसका क्या मतलब? अब तुमसे पूछा जाएगा कि एक बात बताओ बीजेपी वालों को मोदी जी कैसे लगते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर बीजेपी वालों को मोदी जी अच्छे लगते हैं। फिर मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कांग्रेस वालों को कैसे लगते हैं मोदी जी, तो तुम बोलोगे सर कांग्रेस वाले को मोदी जी पसंद में नहीं है। अब तुमसे अगर केवल पूछा जाए कि यार तुम्हें कैसा लगता है, तो ये बेटा डिपेंड करता है ना तुम्हारी आइडियोलॉजी कैसी है, तुम बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो या न्यूट्रल वाले हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या इस पूरी दुनिया में या पूरे भारत की ही बात कर ले तो क्या हर एक इंसान मोदी जी को अच्छा बोलेगा क्या? तो आंसर है नहीं सर, हर नहीं बोलो, डिपेंड करता है कि मोदी जी को पसंद करता है या नहीं करता है। तो क्या मोदी जी एब्सोल्यूट अच्छे इंसान हो सकते हैं? खुद से सोचो, क्या मोदी जी एब्सोल्यूट अच्छे इंसान हो सकते हैं? तो आंसर है कि नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते। वो डिपेंड कर रहा है कि कौन देख रहा है, उसको बीजेपी वालों से पूछा जा रहा है या कांग्रेस वालों से पूछा जा रहा है। तो मोदी जी कैसे टर्म हो गए? एक रिलेटिव टर्म हो गए। बात समझ में आया? जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा यार अपने अभी सलमान खान की मूवी आई है, तो मैंने कहा मैंने सल्लू भाई को ले लिया है ना, तो हो सकता है भाई कुछ सल्लू भाई के सपोर्टर्स होंगे, कुछ हेटर्स होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सल्लू भाई को भी हम एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। सल्लू भाई भी कैसे हैं? बच्चा रिलेटिव है। अगर इनके सपोर्टर से पूछा जाएगा तो बोलेंगे अच्छा, और इनके हेटर से पूछा जाए तो बोलेंगे खराब। समझ में आया? तो मोशन इज फर्स्ट इज, तो जैसे मोदी जी हो गए, सलमान हो गए, वैसे ही हमारा मोशन है ना। मोशन रिलेटिव टर्म है, मोशन या रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, वो कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। अब अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि मेरे हाथ में बच्चा क्या है, तो आप बोलोगे मार्कर है। मोदी जी से पूछूंगा कि ये क्या है मेरे हाथ में, मोदी जी भी मार्कर बोलेंगे। सल्लू भाई से पूछूंगा बताओ भाई साहब ये क्या है, वो भी मार्कर बोलेगा। तो पूरी दुनिया में किसी से भी पूछोगे तो सबके सब इसको मार्कर बोलेंगे। तो ये एब्सोल्युटली मार्कर ही है, ये किसी के लिए आम, किसी के लिए आलू, किसी के लिए बैंगन नहीं हो सकता, ये एब्सोल्युटली मार्कर ही है। समझ में आया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का डिफरेंस? रिलेटिव क्या होता है? वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, एंड एब्सोल्यूट मतलब जो सबके लिए हो। बात समझ में आई? तो हमने जो फर्स्ट थिंग पढ़ा, मैं इसको मिटाता हूं, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो जो बच्चों फर्स्ट थिंग है सॉरी, कि सर मोशन क्या होता है, देखो मैं यहां से लिखता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चा मोशन की, तो मोशन इज अ फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज मोशन इज अ बच्चा रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। ये कभी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, ये कभी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन बोलूं या फिर मैं रेस्ट बोलूं, दोनों के दोनों बच्चे रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर हम लोग चलेंगे डेफिनेशन पे, है ना। जैसे मान लो यार ये रही अपनी गाड़ी ऐसे चल रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास, अभी आई हुई ना नई वाली थार, मान लो थार में बैठे हो तो ठीक है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और पापा तुम्हारी गाड़ी चला रहे, तुम गाड़ी के बगल बैठे हुए हो, पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पापा आगे की तरफ बढ़ते हैं, मम्मी बाहर खड़ी है बोल रही है हाँ जी आलू बैंगन टमाटर लेते हैं ना, और बाय कर रही है। तो अब एक बात सोचो जब पापा तुमको देखेंगे या तुम पापा को देखोगे, तो तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, लेकिन पापा जब तुमको देख रहे हैं तो तुम पापा के लिए तुम अभी रेस्ट पे हो, क्योंकि तुम तो पापा के साथ बगल में बैठे हो, गाड़ी कहीं भी चली जाए लेकिन तुम पापा के लिए कैसे हो? अभी रेस्ट पे ही हो। क्यों? क्योंकि तुम तो मूव कर नहीं रहे हो, तुम तो अपनी जगह से चेंज हो नहीं रहे हो। लेकिन अब जरा सोचो, पापा के लिए तुम रेस्ट पे थे और गाड़ी चल रही है, मम्मी से तुम दूर जा रहे हो, गाड़ी चलते हुए आगे जा रही है, तुम मम्मी से दूर जा रहे हो। तो तुम मम्मी से अगर दूर जा रहे हो तो मम्मी के लिए तुम रेस्ट में थे, पापा के लिए तुम मोशन में थे, तो बच्चा रिलेटिव हुआ कि नहीं हुआ? एक के लिए मोशन, एक के लिए रेस्ट। तो हम एब्सोल्युटली तुम्हें बोल ही नहीं सकते थे तुम मोशन में हो कि तुम रेस्ट में हो। हमें देखना पड़ता है कि सर किसके लिए पूछा जा रहा है। पापा के लिए अगर पूछा जा रहा है तो मैं रेस्ट में हूं, मम्मा के लिए पूछा जा रहा है तो मैं मोशन में हूं। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चा मोशन इज अ या फिर रेस्ट, दोनों के दोनों कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसे सर मोशन को डिफाइन करते हैं? अब देखो जो लोग बोर हो रहे होंगे 10th वाले जिन्होंने पढ़ा, तो वीडियो को थोड़ा बढ़ाते जाना, ठीक है। मैं तो सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता उस हिसाब से। ओके, सो सर मोशन क्या है? तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in a motion when
it changes when it changes its position with respect to some stationary object or time। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को लगातार चेंज करता है किसी के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है, किसी के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी तुमने घड़ी देखा कि घड़ी में सर अभी 10 बज रहे हैं, 10:01 में मैं यहां आ गया, तो तुम क्या कहोगे कि हाँ जी भाई साहब 10 से 10:01 में सर ऐसे चलते हुए आगे बढ़े, तब हम उसको मोशन में कह सकते हैं। या फिर मान मैं बोर्ड के बीच शोर में खड़ा हूं, अभी मैं चलते हुए ऐसे गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मोशन में, तो मैं इस पॉइंट को देखूंगा कि हाँ मैं मोशन से इतनी दूर आ गया हूं, इसका मतलब कि मैं मोशन में था। या मैं अगर लगातार ऐसे चल रहा हूं तो मैं देखो मोशन मेरे से दूर जा रहा है, तो इसको देख के मुझे पता चला कि हाँ जी मैं मोशन में हूं। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने लिखा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन when it changes its position with respect to some, देखो बच्चा, with respect to some stationary object या फिर time, तब हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। आई थिंक सबको क्लियर होगी कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। ठीक, अब रेस्ट की क्या है सर? तो सिंपल सा है, अगर कोई अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है किसी के रिस्पेक्ट में, अगर कोई अपनी पोजीशन पे ऐसा बैठा हुआ है किसी के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको बोलेंगे रेस्ट में। जरूरी नहीं कि उसके लिए अगर वो रेस्ट में तो दूसरे के लिए मोशन हो। जैसे पापा के लिए मैं रेस्ट में था, मम्मी के लिए मैं मोशन में, तो किसी के रिस्पेक्ट में देखने में तभी पता चलेगा कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। फास्ट रहोगे तो स्पीड स्लो करके पढ़ लेना, ठीक है? तो हमें पहली चीज जो समझ में आई वो आई मोशन होता क्या है। तो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं, मैंने ऐसे कर, मैंने तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ ये मार्कर मोशन में है कि रेस्ट में, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप किसके लिए पूछ रहे हो, मोशन में या रेस्ट में। जैसे अगर मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूं तो मेरे शर्ट से ही दूर जा रही है, तो डांस का स्टेप भी बन गया है ना, शर्ट से दूर जा रहा है, तो शर्ट के लिए मोशन में, बट मेरी उंगलियों के तो पास ही है ना बच्चा, मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, उंगलियों से तो दूर नहीं जा रहा है, तो उंगलियों के लिए ये रेस्ट में। तो अगर आपसे कोई कभी पूछे कि बताओ ये मोशन में है या रेस्ट में, तो आपको फट से उससे पूछना है कि भाई साहब आप किसके लिए पूछ रहे हैं। बात समझ में आई? आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप किसके लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि मोशन या रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। पहला कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं। थोड़ी फील लेते हुए चलेंगे, है ना? काफी चीजें मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा तो मजा आएगा। आगे देखते चलो, कहानी बस सुनते चलो, एकदम बहुत मजा आएगा। तो कोई डेफिनेशन के पीछे नहीं भागेगा कि ना, आपको समझ में आना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन को लगातार, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअसली, यार जैसे मान ले तू घर पे पढ़ाई कर रहा होता है ना, पढ़ाई की तूने सुबह से मस्त पढ़ाई की, ठीक, और फिर तूने सोचा बहुत देर पढ़ लिया, फिर मैंने पढ़ने का बुक कॉपी थोड़ा सा रखा, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, पबजी खेल लेता हूँ या इंस्टा चला लेता हूँ, और मम्मी फटाक से रूम में घुस गई। अब मम्मी रूम में घुस गई तो मम्मी को क्या लेगा, तो सुबह से पढ़ रहा था या सुबह से गेम चला रहा था या सुबह से पबजी खेल रहा था, तो सबके मुंह से आंसर है सर मम्मी को लेगा हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। तो सर ऐसा आपकी एग्जांपल, मैंने कहा कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो ऐसे मूव कर रहा है लगातार किसी के रिस्पेक्ट में, मैं देख रहा हूं कि हाँ ये इससे दूर जा रहा है, तभी मैं मोशन बोलूंगा। अगर मैंने देखा कि ये यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये यहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं इसको मोशन में थोड़ी बोलूंगा। मैं कब इसको मोशन बोलूंगा, जब मैं देखूंगा ये लगातार जा रहा है, पकड़ो, समझ में आया? तो जब ये जा रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, मैं बोलूं कि इससे दूर जा रहा है, तभी मैं उसको मोशन बोलूंगा। तो आज के बाद किसी ने आपसे पूछा कि बताओ ये मोशन में है या रेस्ट में, तो आप उससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछोगे कि आप किसके लिए पूछ रहे हैं भैया, बताइए तो सही। होपफुली आपको समझ में आ गया। आगे चलो बच्चा, तो आगे स्टार्ट करने से पहले अपन लोग को फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना होता है, जिसको मैं आपको अच्छे से फील के साथ क्लियर कराता हूं, ठीक? पहले समझो, मैंने कहा कि हम क्या करते हैं कि बच्चा पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, अब आप बोलोगे सर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। बच्चा हर चीज को मेजर करने के लिए वी नीड सम स्पेसिफिक यूनिट्स, जिसको आप लोग एसआई यूनिट के नाम से सुने होंगे, है ना, कि सर मास होता है, किलोग्राम होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, ऐसे करके आपने बेसिकली बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में तो आएगा भी नहीं, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, है ना। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अभी मुझे कुछ पढ़ाना है, उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
जैसे मैंने कहा कि बेटा हर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड सम स्पेसिफिक यूनिट। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी घड़ी में भी 5 kg बचा, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपको टाइम बताना है तो मिनट सेकंड में बताइए ना। मैं बोलूंगा मेरा घर यहाँ से लेकर या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से पुणे की जो डिस्टेंस है, मैं बोलूँ कि दिल्ली से पुणे की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोग्राम है या 1000 किलोग्राम है। तुम हंसोगे सर डिस्टेंस को तो मीटर या किलोमीटर में बनाते हैं। मतलब हर चीज को मेजर करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब जब यूनिट्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, फोर्स को न्यूटन मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, ऐसे टेम्परेचर को केल्विन में, ऐसे करके बहुत सारे लाइट के लिए अपन लोग कैंडेला यूज कर लेते हैं, मोल्स बहुत छोटे छोटे जो क्वांटिटीज हो उसके लिए मोल, डजन, तो ऐसे करके बहुत सारी क्वांटिटीज बन सकती है ना। तो अब हुआ कि हमारे पास क्या बचा कि बेसिक अगर बात करें कि सर टोटल कितनी ऐसी क्वांटिटीज होती है, तो ऐसे तो बहुत सारी निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो उसकी डेराइव्ड होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव क्वांटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो टोटल 7 कौन सी होती है आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सुबह से उठते तक में देख सकते हो। जैसे मान लो अपन सबसे पहले आप जनरली देखो, बच्चा फास्ट हो रहा हो तो प्लीज स्लो कर लेना ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रेशर है कि जल्दी से खत्म करना है ना। बाकी मैं पोर्शन कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ओके, सो क्या है सुनो, मैंने कहा यार तू सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद तू क्या करता है सबसे पहले, तो सर सुबह उठते हैं, घड़ी वड़ी देखना हो तो देख लेते हैं, तो मतलब अपनी जिंदगी की शुरुआत सुबह के उठने के साथ साथ टाइम के साथ शुरू होती है। मैंने कहा यार एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास आ गया टाइम, ठीक। अब टाइम को बच्चे हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर में, उसकी बात छोड़ दो, है तो टाइम ही। अगर सेकंड बोलो वो भी टाइम है, मिनट बोलो वो भी टाइम है, आवर बोलो वो भी टाइम है। तो एक तो फंडामेंटल आ गया सर, टाइम रहेगा। ऐसा यूनिट में अपन लोग सेकंड लिखते हैं इसको, ठीक है, मेजर करने के लिए सेकंड सर। अब मान लो यार मैं बेड पे टाइम देखा, अच्छा 6 बज गए, उठने का टाइम हो गया, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा बेड पे ऐसे खिसका, तो मैं जैसे ही खिसका तो मैंने थोड़ा सा लेंथ कवर किया, फिर मैं बेड से उठ के खड़ा हुआ, थोड़ा सा चला तो मैंने लेंथ कवर किया। मैं अगर बेड से उठ के वॉशरूम में जाता हूँ ब्रश करने के लिए तो भी मुझे चल के जाना पड़ेगा ना यार। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर, लेंथ। सुबह हुआ आपको जब चलोगे आप कुछ लेंथ कवर करोगे। अब मान लो गांव वाले लोटा लेके जा रहे खेतों में, तो बेचारे हो सकता है किलोमीटर या 400-500-600 मीटर कवर कर रहे हो, तो आखिर उनको क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ तो लेंथ कवर करना पड़ रहा है ना बच्चा। मतलब डिस्टेंस एक फंडामेंटल चीज हो, हमें समझ में आई कि डिस्टेंस, हाँ अब वो मीटर में हो, किलोमीटर में हो, हेक्टामीटर में, डेकामीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में, पेरीमीटर में, बहुत सारी क्वांटिटीज बन सकती, लेकिन है क्या, लेंथ ही तो है। आई बात समझ में। तो हमने दूसरी फंडामेंटल बना ली, मान लो बच्चा लेंथ, ठीक। तो सुबह उठा, टाइम देखा तो सर वहां से पता चला एक चीज है फंडामेंटल टाइम। दूसरा सर थोड़ा सा आप सड़क के फिर आगे बढ़े तो सर हमने कुछ लेंथ कवर कर ली। अच्छा सर अब तुम गए वॉशरूम में, गए अपना ब्रश व्रश कर लिए, फिर रिटर्न आके क्या करोगे, तो सर खाना वाना खाएंगे, भूख लगा हुआ है, तो भाई चींटी 2 दाना खाएगी, तू हो सकता है 2 रोटी खाए, हाथी को दे दोगे 2 रोटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इतना सारा चाहिए खाने के लिए। तो सबके सबको क्या चाहिए, मांस चाहिए ना भाई खाने के लिए। तो हमने तीसरा बना लिया, तीसरा देखो बच्चों, तीसरा मैंने बना लिया मास, ठीक है। तो लेंथ के लिए अपन फंडामेंटल मीटर यूज करते हैं, मास के लिए अपन लोग किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई 2 किलो कोई 10 किलो खाता हो, लेकिन है क्या, मास ही तो खा रहा है, ठीक है, निकाल भी रहा है तो मास ही है। अच्छा चलो अच्छी बातों पे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चा 4, तो टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया सर। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब टाइम लेंथ मास 3 हो गए। उसके बाद यार एक और चीज है जिसके बिना अपना टाइम नहीं चलता। अगर सुबह भी अगर हुई है ना, तो तुम लाइट को जरूर देखते हो यार, सूरज की रोशनी आती है ना, लाइट, उसको अपन इंटेंसिटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। इसके लिए अपन यूज करते हैं कैंडला, ठीक, सिंपल सा। लाइट तो आती है ना भाई साहब, उसके बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा सुबह हुई, शाम हुई, दोपहर हुई है ना। तो लाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर मैं बोलूं तो सर लाइट आती है तो गर्मी बढ़ जाती है, दोपहर के टाइम में बहुत गर्मी लगती है, खाना बनाना है तो वहां पे भी चीजों को हीट करना पड़ता है। मतलब टेम्परेचर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके इर्द गिर्द मेरी जिंदगी चलती है। तो एक हमने ये फंडामेंटल बना लिया बच्चा, टाइम। अरे सुबह सुबह नाश्ता भी चाहिए तो गरम गरम चाहिए ना, गरम गरम चाय या गरम गरम दूध, तो टेम्परेचर का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही। तो देखो बच्चों कितने हो गए, टाइम हो गया 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा सॉरी टाइम नहीं, यहाँ पे बच्चे सॉरी टेम्परेचर। खाना भी चाहिए तो टेम्परेचर चाहिए ना भाई, खाना बनाने के लिए भी तुमको गरम गरम खाना भी चाहिए या ठंडा भी चाहिए, तो ठंडा भी तो टेम्परेचर ही है। चलो तो टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने बना दिया केल्विन।
तो टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, इंटेंसिटी हो गया एंड टेम्परेचर, 5 हो गए। छठा देखते हैं। देखो छठा बच्चा, जब हम लोग को बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को मेजर करना होता है ना, जैसे एटम हो गया, आंखों से दिखता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, तो अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो एक एटम को पकड़ के एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, समझे। हम लोग को 1 ग्राम 2 ग्राम लेना पड़ता है, तो उसके अंदर कितने सारे एटम्स होंगे, अगर उनको कैलकुलेट करना हो, काउंट करना हो, लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोल। क्या यूज करते हैं बच्चा? मोल, अमाउंट के लिए। ठीक, होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। टाइम, लेंथ, मास, इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड मोल। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, 7 की अगर बात करें, इसके बिना तो आजकल हम लोग जी ही नहीं सकते, है ना। क्या सर? यार सुबह भी सोते टाइम रात को गर्मी लग रही है तो क्या करते हो? लाइट का यूज करके एसी चलाते हो, पंखा चलाते हो, कूलर चलाते हो। पबजी खेलने के लिए भी मोबाइल चार्ज चाहिए, तो चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए यार? टीवी देख लो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो एक हम लोगों ने बनाया बच्चा करंट, इसके बिना भी अपना काम नहीं चलता है। इसकी यूनिट होती है बच्चा एम्पियर। थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। इसके अलावा बच्चा जितनी भी क्वांटिटीज होती है ना, वो इन्हीं में से बनी हुई रहती है। जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो सब के सब इन्हीं में से बनी होती है। जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो बच्चा, अगर मैं कभी डिस्टेंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डिस्टेंस की। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिंबल बता देता हूं। टाइम के लिए हम सिंबल टी यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम। अभी फिलहाल आप लोग एनटी और एम पे ही रहो, ठीक। क्या है सर? बच्चे डिस्टेंस मीटर में हो, किलोमीटर में, तुम यहां से स्कूल जा रहे हो, या तुम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, या फिर हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, तो सब तो लेंथ ही तो है। अरे लेंथ ही तो कवर करना है बच्चा। तो मैंने क्या कहा कि सर डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो ये है क्या? एक्चुअल में लेंथ ही तो है, समझिए। वो मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर को छोड़ दो, है क्या? सबका सब लेंथ ही तो है। अच्छा सर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चा की स्पीड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्पीड इज इक्वल टू, हमने बचपन में पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो स्पीड जो है ये बना हुआ किससे है? डिस्टेंस मतलब सर लेंथ, टाइम मतलब टी। तो आखिर बच्चा ये भी तो लेंथ और टाइम से ही तो बना हुआ है। तो आप लोग क्लास 11 में जाके डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ोगे, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 - 1, इस तरीके से लिखते हो। नहीं आता तो कोई फर्क नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया? थोड़ी थोड़ी चीजें एकदम छोटी। जैसे एक दो एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। मान लो बच्चा अगर आप एरिया की बात करते हो, तो जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल या स्क्वायर, चलो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। तो स्क्वायर में बच्चा याद है आप लोग करते हो, मान लो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो मैं इससे आपका एरिया पूछूंगा तो आप बोलोगे सर साइड इंटू साइड, मतलब 2 मीटर इंटू 2 मीटर करते हो तो आपके पास क्या आता है? 2 मीटर स्क्वायर। तो बेटा मीटर स्क्वायर मतलब आपने लेंथ का ही तो स्क्वायर किया, समझे। मीटर स्क्वायर मतलब आपने क्या किया है? लेंथ का ही तो स्क्वायर किया। आखिर एरिया में भी कौन आ गया? लेंथ ही तो आ गया। तो उसके जो फंडामेंटल था लेंथ, आखिर ये लेंथ ही तो एरिया में भी कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही वॉल्यूम का ले लो, ऐसे ही आप लोग मान लो वॉल्यूम का अगर हम लोग ले लें, मैंने ऊपर नीचे लिख लिया, आप लोग ठीक से लिखना, ठीक है। मान लो वॉल्यूम आपने किसी चीज का पढ़ा होगा, सपोज करो मैं ले लेता हूं क्यूबॉइड, ठीक है। तो आप करते थे L इंटू बी इंटू एच। तो मान लो लेंथ कुछ भी दिया रहे, मान लो लेंथ दिया हुआ 4 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर, हाइट दिया हुआ 1 मीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 मीटर क्यूब। तो बेटा ये मीटर क्यूब क्या है? एक्चुअली लेंथ का क्यूब ही तो है, समझे। ये क्या है? लेंथ का क्यूब ही तो है, समझे। तो मतलब अभी देखो मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है। अब ऐसे ही बच्चा हम लोग जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ रहे? मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो सब चीज आखिर मास, लेंथ, टाइम इन्हीं सब से ही बनता है, ठीक है। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इनकी इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम यूनिट्स नहीं बताएंगे तो हम आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे गांव में लेंथ का मतलब होता होगा वजन, और मेरे गांव में लेंथ का मतलब लंबाई, तो आपस में कभी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे हम लोग? तो पूरी दुनिया को पता है कि मीटर, लेंथ, टाइम क्या होता है, ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें और पढ़ाई आसानी से कर सकें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देयर आर 7 एमसीक्यू में आपको एंटी से पूछ सकता है कितने सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है? अभी दिमाग में घंटे बजे, अच्छा 7 होते हैं। समझ में आया? तो मैं सारी चीजें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं इसको मिटाता हूँ कि सर यहां तक तो बात समझ में आ गई कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। बेटा इसके बारे में आप लोग क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ गए। तो सर मोशन तो समझ में आ गया, थोड़ा सा फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली, और क्या?
तो अभी जो हमने पढ़ा ना ऐसे करके कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं। तो अब क्या किया हमने फिजिक्स में, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में बांट दिया। हमने क्या किया बच्चा, इन फिजिकल क्वांटिटीज को है ना 2 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक, इन फिजिकल, अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सर किस फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में बांटा। अरे वही सर यार, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फलना ढिलना ढिलना जितने भी हैं, तो उन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने 2 पार्ट में बांटा आगे फर्दर किसी और बेसिस पे। ठीक है, क्या था, एक था बच्चा स्केलर और एक है हमारे पास वेक्टर। वैसे मैं इसको 3 पार्ट कर लेता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्केलर एक्चुअल में 3 पार्ट ही होता है, आपकी बुक में आपको 2 पार्ट मिलेगा, बट हम लोग 3rd पार्ट पे डिस्कस करते हैं, दैट इज टेंसर। ठीक है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब सबसे पहली चीज आती है कि सर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती, क्यों ऐसा क्यों किया। पहले तो हमने फंडामेंटल बांटा 7 में, तो 7 से हमें पता चला कि उसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज होंगी सब के सब तो इसी से बनी हुई होंगी। तो पहला तो कॉन्सेप्ट सर क्लियर था। और हमने सर उसको बांटा क्यों, यूनिट्स हमने दिया क्यों, ताकि सर आपस में बात कर सके। नहीं बात कर पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई तो दूर की बात है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी यूनिट्स की, ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके। उसके बाद अब कम्युनिकेशन हो रही है तो वो समझ में आ गया। दूसरा सर आपने इसको 3 पार्ट में फिर क्यों बांटा, उसका रीजन था। जैसे मैं आपको 2 कंडीशन रखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 कंडीशन रखूंगा, आप समझ जाओगे कि सर कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा कि मान लो आप एक किराने की दुकान पर गए हो, है ना। किराने की दुकान पर जाकर हम उससे क्या कहते हैं कि भाई साहब एक काम करिए, नहीं इससे पहले ये वाला एग्जांपल लेते तो आपको ज्यादा फील आएगा। सपोज करो बच्चा, यहाँ पे तुम खड़े हो सेंटर पे, ठीक है, या मान लो मैंने कहा ये कोई एयरपोर्ट है और तुम पढ़ाई लिखाई करके तुम बढ़िया फर्स्ट क्लास पायलट बन गए हो। ठीक है, तुम पढ़ाई लिखाई करके मस्त अब प्लेन के ड्राइवर बन गए हो, ठीक है, पायलट बन गए हो, है ना। और पायलट किसको बोलते हैं, सिर्फ प्लेन चलाने वाले को नहीं, रेल चलाने वाले को भी पायलट बोला जाता है। ठीक है, चलो जीएस का एक क्वेश्चन हो गया। देखो तो मैंने कहा कि भाई साहब आप पढ़ लिख के पायलट बन गए हो। ठीक, अब मैंने कहा कि मान लो यहां से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर कोई भी स्टेशन है ए, चाहे कोई एयरपोर्ट ए है, और 50 किलोमीटर दूर पे कोई एयरपोर्ट बी है, और एक मैंने कहा फिर सी 50 किलोमीटर दूर पे कोई सी है, और फिर से 50 किलोमीटर पे कोई पॉइंट डी है। ठीक है, ऐसा कंडीशन है, ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब क्या है सर, अब क्या है, अब मैंने आपसे कहा कि एक बात बताओ, आप पायलट बन गए हो, ठीक, अच्छा अब सुनो, हम बच्चा कोई भी चीज करते हैं ना, मतलब अगर हमें कोई वर्क करवाना है तो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिए वो चीज कंप्लीट मानी नहीं जाती और वो उसका कोई सेंस भी नहीं रह जाता। अगर मैं आपको एनटीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं जब तक प्रॉपर वे से नहीं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, कंप्लीटली नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप एग्जाम कैसे क्रैक करोगे, है ना। उसी तरह आप समझो कि कोई भी चीज बोला जाता है ना तो उसके पीछे रीजन होता है और उसको कंप्लीट बोलना चाहिए, तभी वो चीज कंप्लीट हो पाएगा। सर क्या आप पहेली बुझा रहे हो, जरा फील करो। जैसे मैंने कहा कि आप पायलट बन गए हो और आपकी पहली फ्लाइट है जिंदगी की, अब आप उड़ान भरने वाले हो, और मैंने आपसे कहा कि आपको पॉइंट ए पे पहुंचना है। मैंने कहा था आपसे कि आपको पॉइंट ए पे पहुंचना है। क्या मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मान लो आपका नाम है ईना मीना डीका कुछ भी, सोनू मोनू, समझ रहे हो, कुछ भी नाम है, अंग्रेजी नाम है तो जस्टिन वस्टिन कुछ को ले लो तुम। मैंने कहा भाई साहब तू जस्टिन है, मैंने कहा जस्टिन अभी पायलट है और इसको प्लेन उड़ा के पॉइंट ए पे पहुंचना है। मैंने जस्टिन को इन्फॉर्मेशन दी कि जस्टिन 50 किलोमीटर आप फ्लाइट को उड़ाओ और ए के पास पहुंच जाओ। तो क्या जस्टिन को सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया जाए कि 50 किलोमीटर फ्लाइट को उड़ाना है, 50 किलोमीटर फ्लाइट को उड़ाना है, केवल ये इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो क्या वो पॉइंट ए तक पहुंच सकता है? सोच के देखो, उसको इंफॉर्मेशन क्या दी गई, 50 किलोमीटर ए पे जाने के लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई। अगर अब यार जब प्लेन टेक ऑफ करेगा, है ना, टेक ऑफ करने के बजाय हवा में होगा, तो क्या उसको पूरे रास्ते में ए ऐसा कुछ दिखाई देगा? तो ऑब्वियसली सर ऐसा नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? तो सर कैसे? तो अगर मैं उसको केवल इंफॉर्मेशन दूंगा कि 50 किलोमीटर, तो कभी पॉइंट ए पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर बेटा इस पॉइंट से ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है ना। या 50 किलोमीटर इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, पूरे सर्कल में घूम जाएगा,
समझ लो कितने सारे एक जगह पे। अब आप सोच रहे हैं इस पॉइंट से 50 किलोमीटर केवल आपको बोल दिया जाए 50 किलोमीटर उड़ा, तो आप 50 किलोमीटर इधर भी 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 हर जगह जा सकते हो। तो बेचारा एम पे पहुंचने की उसके पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगे। तो उसको क्या बताना पड़ेगा? अगर मैं उससे बोलूं कि बच्चे ये डायरेक्शन देखो, स्टैंडर्ड डायरेक्शन यही होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं जस्टिन को बोलूं कि तू 50 किलोमीटर ईस्ट जा, मैं उससे बोलूं कि 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाओ, तो वो ए पे पहुंच जाएगा। मतलब मेरी जो मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा, उसको क्या देना पड़ेगा कि 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाइए। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, ये जो मैंने 50 किलोमीटर लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एंड जो मैंने ईस्ट लिखा है, दिस इज डायरेक्शन। मतलब मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितना जाना है, दैट इज मैग्नीट्यूड। एंड द सेकेंड वन क्या बताना पड़ रहा है मुझे, डायरेक्शन। समझ में आया कुछ? तो मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, तब ये पॉइंट ए पे पहुंचेगा और मेरा बोला हुआ जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि मैंने कुछ बोला है कुछ करवाने के लिए, अगर वो चीज हो ही नहीं पा रहा तो फिर फायदा क्या है? समझे कुछ? तो मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बच्चा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। समझे कुछ? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब मैं उसको दोनों दूंगा तभी वो वर्क हो पाएगा, पॉइंट ए तक पहुंच पाएगा। तो मतलब मुझे यहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। समझ में फील आया ना कि सर मैग्नीट्यूड बोलने से काम, मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा आपको। अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे होगा एफ, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि भाई 50 किलोमीटर ये क्या हो गया अपना साउथ वेस्ट की तरफ जाओ, या 30 डिग्री एंगल पे 40 डिग्री, कोई हर सिटी अलग अलग एंगल पे, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर एंगल बताना पड़ेगा, तभी मतलब उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तभी वो वर्क हो पाएगा और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। समझे? अच्छा थोड़ा सा और फील लेते हैं, थोड़ा सा और एक और चीज। तो सर मैग्नीट्यूड समझ में आया, डायरेक्शन भी समझ में आया, अब एक और फील लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक और चीज समझो, जैसे मान लो बच्चा एक रिवर है ना, मान लीजिए कि एक रिवर है, ठीक ऐसा, और मैंने कहा कि मान लो रिवर बच्चा मतलब इसी वेलोसिटी से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैं इसको ब्लैक से बनाता हूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। देयर इज अ ब्लैक मार्कर मैन, और तेरी कहाँ गया भाई जी, हाँ मिल गया, चलो जी। तो मैंने कहा रिवर बच्चा इस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ रिवर अभी पढ़ेंगे, या स्पीड आप समझो, वेलोसिटी आपको नहीं समझ में, मान लो वेलोसिटी नहीं समझ में तो आप सीधी समझ लो कि इस स्पीड से, या स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज है, बस आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको डिस्कस करेंगे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये बच्चा इस तरफ जा रहा है, ठीक अच्छा से। तो इस वेलोसिटी से कौन बह रहा है बच्चा, पानी बह रहा है। अब सुनो, तुम बहुत बड़े स्विमर हो, ठीक, जो है मस्त एकदम स्विम करके जा सकते हो, सारा फील लेते हैं, थोड़ा फील लेते हैं, है ना, क्या है सर, क्या है, क्या है? एक दो और एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा कि पानी ऐसे बह रहा है और तुम यहां पर हो और तुमको तैर के बच्चा इस पार जाना है, यहां से शुरू होके, यहां से आपने शुरू किया और आपको पॉइंट ए पे पहुंचना है। आप जरा लॉजिकली सोचो, आप जरा लॉजिकली सोचो कि अगर पानी ऐसे बह रहा है और आप ऐसे सीधा तैरना शुरू करोगे तो क्या आप कभी पॉइंट ए पे पहुंच पाओगे? सोच के देखो जरा। मतलब मैं हूं तैराक, खतरनाक वाला, मैं ऐसे ऐसे तैर रहा हूँ सामने की, मुझे जाना एकदम सामने, मैं ऐसे तैर रहा हूँ, लेकिन एक पानी जो मुझे आके तपाक तपाक थप्पड़ मार रहा है इधर से, ची ची ची, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे सीधा जाना चाहता हूँ, बट पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो मैं सीधा ना जाके बच्चा थोड़ा ऐसे टेढ़ा होते जाऊंगा ना, टेढ़ा होते जाऊंगा, टेढ़ा होते जाऊंगा, ऐसा होगा कुछ? आप जरा खुद सोचो। मैं अगर बात करूं कि अगर पानी बच्चा इधर बह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, और तुम अगर तैरना चाहते हो इस तरफ, ये रहा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो तुम्हें क्या लगता है कि पानी अगर इस तरफ बह रहा है तो तुम सीधा यहाँ पहुंच पाओगे? प्रैक्टिकली सोच के देखो, फील करके देखो, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। या आप याद करो ना, ऐसे करके हवा अगर ऐसे तेजी से बह रही है, तूफान चल रहे हैं खतरनाक वाला, और मैं सीधा जबरदस्ती दौड़ने की कोशिश करूंगा, तो हवा मुझे कैसे लेके जाए, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लेके जाएगा ना, मैं ऐसे ना जाके मैं ऐसे हो जाऊंगा। समझ में आया? बट अब उसी तरह समझो, स्विमर की डायरेक्शन तो इस तरफ है, रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है, बट इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, मतलब ये जाना इधर चाहता था, पानी इधर जा रहा है, तो आप देखो कि आप इधर ना जाके, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपको दिखाई देगा इस तरफ, आप रिवर में इस तरफ पॉइंट ए की जगह पॉइंट सी पे पहुंच जाओगे। समझे? आप पॉइंट ए की जगह बच्चा कहां पहुंच जाओगे? सी पे पहुंच जाओगे। क्यों? पानी ऐसे जा रहा था, मैं ऐसे जाना चाह रहा था, बट हम दोनों का जो रिजल्ट था वो मुझे इस तरफ लेकर जाएगा। समझ में आया?
तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आया कि अरे ससुरा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जाना ऐसे चाहता था, एक ऐसे जाना चाहता था, बट इन दोनों का जो रिजल्ट था, मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट था, वो हमें कहाँ मिला, सेंटर की तरफ मिला। अभी समझाऊंगा आपको और चीजें, ठीक। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और मजा आएगा। समझो, मैंने कहा मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक, उसको तुमने कुआं में डाल दिया, बेचारा अंदर है ना, नीचे मगरमच्छ उसको खा लेगा, समझ लो। अब जो दुश्मन है उसी को डालना ही है, दुश्मन वाला दोस्त। अब बोले सर दुश्मन वाला दोस्त कौन सा होता है, चलो देख लेते हैं ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ, ऐसे लाइक ऐसा टुचुक टुचुक, और यहाँ पे तुम ऐसे करके खड़े हो, सपोज करो ऐसा, और यहाँ पे भी हम ऐसे प्लेटफॉर्म बना देते हैं कुछ इस तरीके का, टुचुक टुचुक ऐसा। समझो बच्चा, थोड़ा सा फील लेने की हम कोशिश करते हैं। आप जरा सोचो, अगर ये नहीं है, अगर सिर्फ ये इसको पकड़ के इस तरफ खींचेगा, तो ये जो बंदा है, ये जो यहाँ पर लटका हुआ है, जो तुम्हारा दुश्मन या दोस्त जो भी है, अगर इस तरफ फोर्स लगाओगे इस तरफ, तो ये इस तरफ जाएगा, मूव करेगा, है कि नहीं। अगर तुम फोर्स लगाओगे तो ये इस तरफ जाएगा, और फोर्स केवल ये लगाएगा तो तुम इस तरफ जाओगे। लेकिन अगर एक साथ लगाओगे तो ये बच्चा ऊपर की तरफ आ जाएगा, कुछ इस तरफ, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप समझो मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, और एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, ऐसे टेढ़ा, ठीक। अगर मान लो मुझे सिर्फ इधर से कोई खींचता तो मैं ऐसे चला जाता, टू, समझ रहे हो, ऐसे खींचता मैं, टू, ऐसे चला जाता, पक्का। अब सोचो, अब ये हाथ से अगर कोई मुझे इस तरफ खींचता तो मैं ऐसे चल जाता, टू टुचुक, टू टुचुक, तो मैं पहले ऐसे इधर जाऊंगा, अगर ये खींचेगा तो इधर जाऊंगा, और दोनों पकड़ के खींचेंगे तो मैं ऐसे आ जाऊंगा, जूम करके, समझ रहे हो, दोनों पकड़ के खींचेंगे तो मैं किधर आ जाऊंगा, ऐसे आ जाऊंगा। सर ये क्या बता रहे हो आप, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझते हैं। हमने देखा एक चीज नोटिस किया कि सर एफर्ट, अगर फोर्स की बात करें इसी केस में, कि सर फोर्स इधर लग रहा था तो आप इधर जाते हो, बात समझ में आता है, क्यों कि इधर लगा इधर फोर्स लगा तो इधर ही तो जाओगे, और जब इधर फोर्स लगा तो आप इधर चले गए। लेकिन जब दोनों तरफ फोर्स लगा, एक ही पॉइंट, पहले इंसान मेरे ऊपर ही दोनों फोर्स लगाया गया, तो दोनों फोर्स का जो इफेक्ट था, जो रिजल्ट था, वो किधर दिखा, सेंटर की तरफ। तो यहां से एक लॉजिक निकल के आया कि हम देख रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि बीच में ऐसे ये है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, और जब दोनों फोर्स एक साथ एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो इसका रिजल्ट ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, तो वही सेंटर की तरफ आ जा रहा है। यही चीज हमने किसमें देखी, इसमें भी देखी कि सर ये जाना चाहता था इधर, पानी इधर बह रहा है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जो था वो किधर मिला, हमें सेंटर की तरफ मिला। तो बच्चा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, तीन चीजें हो जाती हैं। एक होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड वो एक और चीज होता है बच्चा, वो होता है वेक्टर का लॉ। समझे, वेक्टर का लॉ हमें एक्सप्लेन करके देगा ये रीजन कि ऐसा, जैसे प्रैक्टिकली तो फील होता है कि हाँ सर ऐसे इधर खींचा तो ऐसे गए, इधर खींचा तो ऐसे गए, लेकिन जब दोनों को एक साथ किया तो ऐसे क्यों आगे, ये चीज अपन एक्सप्लेन करते हैं वेक्टर लॉ। आप लोग क्लास 11th में वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं आपको इतना सा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा बता दूंगा, ज्यादा नहीं। बस आपको ये फील होना चाहिए कि बच्चा होता है, यानी कि किसी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लग रहे हैं, इसको आगे और जाके हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, बट आपके दिमाग में एक चीज बस बैठ जाना चाहिए कि अगर दो वेक्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हुआ क्या कि जैसे अगर किसी पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा ना वो सेंटर, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स। ये प्रॉपर्टी होगी वेक्टर की, समझे, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी की एक पॉइंट पे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी लग रहे होंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के सेंटर से जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, बहुत डिटेल्स में पढ़ते क्लास 11 में। अभी आपके मन में बस फील होना चाहिए कि हाँ सर ये दिख रहा था, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लगे तो दोनों फोर्स का जो रिजल्ट था वो आपको सेंटर में मिला। समझ गए, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा, ये जाना चाहता था इधर, रिवर का वेलोसिटी इधर, तो इन दोनों का जो रिजल्ट था वो सेंटर की तरफ से ऐसे कुछ निकल गया। समझ गए, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस whose follow a vector law। तब ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर
क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से बच्चा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉज करके नोट कर लेना है ना। अच्छा सर, ये बात तो शायद समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। वेक्टर पे और हम लोग डिस्कशन करेंगे है ना, और ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिलहाल आपको ये फील मैं बस देना चाहता था, बुक्स में जनरली लिखा रहता है विच हैव अ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड थर्ड पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बता रहा हूं ना, मतलब वेक्टर पे पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, पूरी की पूरी फिजिक्स लिटरली टिकी हुई, बिना उसके हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो, वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको बस थोड़ा सा मैं फील देना चाहता हूं कि जरूरत क्यों, आपको दिखा वो चीजें, हाँ सर आंखों से दिखा कि ऐसा होता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है बच्चा स्केलर क्वांटिटी। अब जरा सोचो स्केलर, अब तू यार मान ले गया किराने की दुकान पे, तुझे लेना था आलू। अब क्या, जब तू आलू लेने जाता है तो तू दुकानदार को क्या बोलता है, भाई साहब एक काम करिए 2 केजी 5 केजी 10 केजी आलू दे दीजिए। बोले सर मैं आलू लेने जाता हूँ, पापा जाते हैं आलू लेने। अभी तू मान ले कॉपी लेने गया लिखने के लिए, अब ये मतलब सर मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं। अच्छा तो टॉफी चॉकलेट मतलब समझ कुछ खाने का, जो मैगी लेने गया, मैगी तो तुझे पसंद होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तू गया मैगी लेने, तो अंकल क्या बोलता है, अंकल अंकल मैगी दे दो, बोलते हो तो अंकल से पूछते भैया कितना, वो 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो कितना, बोले अंकल 2 पैकेट दे दो बहुत है। समझ में आ रहा है, तो अपन क्या कहते हैं 2 पैकेट मैगी दे दीजिए, सिर्फ यही बोलते हैं ना। क्या हम अंकल को ऐसे बोलते हैं कि अंकल अंकल 2 पैकेट मैगी, पहले लेफ्ट जाइए फिर राइट जाइए फिर 30 डिग्री एंगल पे ऊपर जाइए फिर अप जाके 90 डिग्री पे मुड़ के, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना यार, ऐसे बोलेगा मारे दो तबड़ा, बोले जाओ इधर से, पता नहीं क्या अंग्रेजी बोले जा रहे हो, समझ रहे हो। तो वहां पे मुझे किस चीज की जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, कि मुझे अगर मैगी चाहिए तो वो पूछेगा कितने पैकेट, आप बोलोगे 4 पैकेट दे दो, तो आप 4 पैकेट मैगी लेकर आ गए। समझ में, आप गए आलू लेने के लिए, आप क्या बोलोगे कि भैया भैया आलू दे दीजिए, तो आलू जब मांगो तो क्या बोलोगे कि 4 केजी या 5 केजी 10 केजी जो भी आलू आप दे दीजिए, बात वहीं पे खत्म हो जाएगा। वो पूछेगा ना कि आलू चावल, तो हम उससे जब मास मांग रहे हैं, वजन बेटा वजन, वजन तो एक्चुअली वेट हो जाएगा, मास क्वांटिटी कि आलू चीनी जो भी, तो वहां पे हमें बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए या वो कंप्लीट तभी हो जाएगी जब आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करोगे, मैग्नीट्यूड की बात करोगे। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दैट्स ऑल, समझ में आ गया। तो हमें जरूरत थी, किसी साइंटिस्ट को ऐसा नहीं हो कि रात को सोया था, भगवान जी ने आगे सपने में बोला कि स्केलर वेक्टर टेंसर कर दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई साहब। हमें नीड आया, जब नीड होती है तभी तो हम उसकी करते हैं। तो जबकि उस केस में, एरोप्लेन वाले केस में हमने देखा था कि नहीं नहीं सर वहां पे डायरेक्शन जरूरी था, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा, बट दुकानदार से सामान खरीदते टाइम हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। समझे। तो कुल मिला के स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, समझ गए। एंड वेक्टर क्वांटिटी आर दोज विच हैव अ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ये अब तीसरा बच्चा टेंसर क्वांटिटी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूं करंट की। ठीक, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट में क्या होता है सर, देखो जैसे आप लोग भी क्लास 10 वाले बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, 9th वालों के लिए नहीं होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो करंट की जब भी आप लोग सर्किट बनाते हो ना, तो उसमें हम लोग डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, है ना। मान लो एक वायर में करंट जा रहा है और इस पॉइंट पे मैंने तार को ऐसे 2 पार्ट में कर दिया। सपोज करो इसमें बेटा 10 एम्पियर करंट जा रहा था, 2 पार्ट में कर दिया, इसमें मान लो 5 एम्पियर गया और इधर से 5 एम्पियर करंट चला गया, समझ गया। अब यहां पे देखा जाए तो सर यहाँ पे करंट के पास मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन भी है सर अपवर्ड जा रहा है, बट यहां पे बच्चा कुछ ऐसा तो नहीं होता ना कि करंट अगर इधर जा रहा है, एक तार इधर जा रहा है और बीच में अगर हम लोग बल्ब यहां लगा दें तो ये जलने लग पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि तार है, तार दोनों ऐसे साइड से निकल गया, बीच में बल्ब लग देंगे तो जल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। जबकि जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक तीसरा लॉ पढ़ा था। उस लॉ क्या कहता था कि एक पॉइंट पे अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी ऐसे जा रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो ना तो इधर जाता है ना तो इधर जाता है, किधर से जाता है, सेंटर से जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या होता है कि यहां मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट जो थर्ड लॉ था ना, थर्ड चीज वेक्टर का लॉ, उसको ये करंट फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर वायर में एक करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों करंट का जो रिजल्ट होगा हवा में ऐसे जाने लग पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं बच्चा टेंसर क्वांटिटी। मतलब टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी तो है, बट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, समझे। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा स्केलर, वेक्टर एंड
टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, मुझे नहीं लगता एक क्लास में खत्म हो कर सकते हैं मोशन वोशन को, लगेगा 2-3 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग ऊपर लिखते हुए चल रहे होंगे। ठीक, अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो तो स्केलर वेक्टर टेंसर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चलने जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, क्या है अभी मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं फिजिक्स पढ़ने से पहले, ताकि थोड़ा सा समझ रहे हो ना, जब क्वेश्चंस में पहुंचो तो एकदम दूर दूर क्वेश्चन सॉल्व हो। चलो थोड़ा सा वेक्टर को और डिस्कस करते हैं हल्का सा। ठीक है, थोड़ा, बहुत नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ेगा बच्चा, है ना, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को भी जानते हैं। सर क्या है बच्चा, याद करो अभी तक जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है। मैं आपसे एक बात पूछूं कि बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, मान लो ABC, मैंने ABC एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब अगर ABC ट्राइंगल बनाया तो आपने कुछ पढ़ा होगा, याद करो एंगल्स और प्रॉपर्टी कुछ पढ़े हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में आप क्या पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बच्चा कि 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स के बीच में रिश्ता क्या है कि सर तीनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ द 3 एंगल्स यू विल गेट 180 डिग्री। सर ये हमारे पास नॉलेज है, ये हमने पढ़ा। अगर चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तो आपने पढ़ा है। अब बताओ सर ये 3 बात तो हमें समझ में आती है। अच्छा अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे रिश्ता किसके बीच में है, एंगल्स के बीच में। रिश्ता किसके बीच में है बताओ, रिश्ता एंगल्स के बीच में है, समझ रहे हो, एंगल्स के बीच में है। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई। अब समझो, मैंने कहा रिश्ता एंगल्स के बीच में है। अच्छा अब याद करो आपने एक और चीज पढ़ा है एंगल के बारे में। सर क्या, तो बच्चा आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, तो जो मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने क्या पढ़ा है, याद करो कि सर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड्स को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारे पास बेस और एक हो गया हमारे पास 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। तो हम लोग रिलेशन क्या पढ़ते थे, याद करो कि हाइपोटेन्यूज मतलब बच्चा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये मैं कह रहा है सर मैथ्स पढ़ाने में बेटा जरूरत है ना, अच्छी फिजिक्स के लिए आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। एंड खुशी की बात ये है कि मैथ्स में मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ हर एक लेक्चर देखते चलो, 100% आपका NTSC निकलेगा ही निकलेगा, समझ रहे हो। बस मेरे साथ जुड़ो, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा मैथ्स में तुमसे ना बने, एक भी नहीं, समझ रहे हो, बस मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक। अच्छा मैं जनरली छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन बस जोश चढ़ा कि चलो कुछ कर लिया जाए बच्चों के लिए भी, है ना। तो ये चीजें होगी। तो यहाँ पे रिश्ता किसके बीच में, तो सर यहाँ पे रिश्ता ट्राइंगल्स के साइड के बीच में है। राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमें एक रिश्ता मिला, क्या रिश्ता मिला कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है सर वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमें रिश्ता किस किस के बीच में पता था, तो सर तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक ये रिश्ता था, तो ये रिश्ता एंगल्स के बीच का था। एक रिश्ता हमने किसके बीच का पढ़ा, तो सर ये 3 ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल्स के साइड के बीच का रिश्ता पढ़ा। उसी तरह बेटा एक रिश्ता हमने डेवलप, तो पहला वाला किसका था, एंगल्स के बीच का, दूसरा किसका था, साइड्स के बीच का। अब हमें एक रिश्ता मिला जहां से ट्रिग्नोमेट्री रिलेट होगा, एंगल और साइड के बीच का रिश्ता, समझ रहे हो। एंगल वाला पढ़ लिया, साइड के बीच का रिश्ता पढ़ लिया। अब नया रिश्ता है ना, नया रिश्ता क्या है सर, एंगल्स और साइड के बीच का रिश्ता, वहीं से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है, समझ गए। फिलहाल हम लोग बस इतना ही करेंगे, ठीक है। क्या है सर, क्या है, फिजिक्स पढ़ाने से पहले बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, उसमें ध्यान दो। देखो क्या है सर, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। डिफाइन इसको किया गया है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही, बस किसके लिए डिफाइन किया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ध्यान रखना इस बात को, क्या बोला गया है जरा देखो। और ये रिश्ता किसके बीच में देता है, एंगल और साइड के बीच का रिश्ता देता है, कौन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्या है सर मैंने कहा A, B एंड C, समझ गए क्या है।
मैंने कहा मान लो बच्चे यहाँ पे कोई एंगल है जिसका हमने नाम किया थीटा। आप बोलोगे सर आप इसको थीटा बोलते हैं? हाँ जी बच्चे इसको थीटा बोला, मैंने नहीं रखा, कसम से ये नाम बुक्स में चला आ रहा है, मैंने भी पढ़ा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसका नाम रखा एंगल थीटा। अच्छा सर और बताइए, ये रहा एंगल थीटा। अब 2-3 बातें ध्यान रखना है ना। टोटल बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसका उल्टा होता है बच्चा कॉसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है कॉट। मैं इन तीनों पे ही डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। क्या होता है सर? साइन थीटा। अब यार ये याद करना पड़ेगा है ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं इतना टाइम नहीं कि मैं फिजिक्स छोड़ के आपको ये पूरा मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा समझाऊंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना। बट अभी के लिए, क्योंकि 9th वाले बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ने में टाइम है, 10th वाले भी स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचे नहीं होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। साइन थीटा कैसे रिलेट किया गया है? थीटा के अपोजिट में जो साइड होगा ना बच्चा, उसको परपेंडिकुलर, और थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है कुंडी मार के, जिसके ऊपर बैठा हुआ है उसको बेस, और बच गया 90 के अपोजिट वाला, ये बच्चा होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो बेस, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, है ना, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक। अच्छा, तो बच्चा जब हम लोग साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे रिलेट किया गया है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, दैट्स ऑल। मैथ्स में पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तो अभी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को? ओके, तो साइन थीटा इज P/H, cos थीटा इज B/H, tan थीटा इज P/B, ठीक। थीटा के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा जिसके ऊपर होता है बेस, 90 डिग्री अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। थोड़े से स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग याद करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे काम आएगा, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। चलो 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 चलो, क्या है सर, क्या है? देखो ये हो गया अपनी कुछ चीजें। अच्छा, साइन थीटा इज P/S, cos थीटा इज B/H। अच्छा, और कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो मैं आपको बोलूंगा याद करने के लिए। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये हो गया साइन, कॉस एंड टेन। अब ये देखो थोड़ा सा मैथ चल रहा है, परेशान नहीं, उसको बस आप लोग एज इट इज लिख लो और कुछ नहीं। अभी मैं आप लोगों को मजे कराऊंगा ना, अच्छे क्वेश्चंस, तो खूब मजा आएगा, ठीक है। अभी बस देख लो, साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। अब इसी का ठीक उल्टा लिखते हैं बच्चा, जो यहाँ ले cos 0 पे 1, इस पे √3/2, इस पे 1/√2, इस पे 1/2, इस पे 0, एंड tan थीटा इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, इसको डिवाइड करोगे बच्चा 1/√3, इससे इसको डिवाइड करोगे 1, इससे इसको डिवाइड करोगे √3, इससे डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड। ये टेबल अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ लिखोगे। इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में मुझे थोड़ा सा जरूरत है, थोड़ा सा, उसके लिए मैंने एक बार लिखवा दिया ताकि जब मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग थोड़ा सुने हुए रहो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा बच्चा। तो हम लोग थोड़ा सा वेक्टर को और इलैबोरेट करते हैं, ठीक। ये टेबल लिख लिया, अच्छा सर। देख अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा और थोड़ा, समझ गए, ज्यादा चीजें नहीं है। चल, अच्छा सर आप वेक्टर के बारे में बोल रहे थे, आपने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए बच्चा। देखो ये चीज हमने पढ़ ली। अच्छा, वेक्टर में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ फिजिक्स की, मजा आ जाएगा। देखो इधर जो एनटीएससी निकालना है ना, समझ रहे हो, एनटीएससी हवा में नहीं निकलेगा। देखो इधर कार्टेशियन सिस्टम नाम की चीजें आपने सुनी होगी, थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा वेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लिखा कैसे जाता है। ये बच्चा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सामने की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो हम ना एक पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा बच्चा, इतना सा चीज पढ़ाओ जिससे मेरा काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना, समझ रहे हो, ज्यादा नहीं पढ़ रहा। यूनिट वेक्टर सर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चा, ये हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन, दैट्स ऑल। अब इतना हम डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आई कैप। वाई डायरेक्शन के यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? जे कैप।
जेड डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं थीटा, दैट्स ऑल। और अभी कुछ नहीं लिखना है और ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि अगर मैं आई कैप लिख रहा हूं तो आप समझ जाओगे अच्छा आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन को सर बता रहे हैं, मैंने कहा जे कैप तो आप समझ जाना वाई डायरेक्शन को बता रहा हूं, अगर मैं के कैप लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कौन सी डायरेक्शन को बता रहा हूं, जेड एक्सिस सामने की तरफ आया हूं। ठीक, चलो सर ये बात भी समझ गए, ये बात भी समझ गए। अच्छा और सर और टेंशन मत लो, अभी पूरा चैप्टर पढ़ना है यार, पूरा मोशन बचा हुआ है, लॉस फोर्स वाले चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां पे इसका बहुत ही यूज आएगा, इसीलिए मैं आपको भी तैयार कर दे रहा हूं वेक्टर से, थोड़ा सा वहां पे फिर से पढ़ाऊंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे देखो बच्चा एक सिंपल सा एक चीज बस सीख लो, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, बस थोड़ा सा टफ लेगा, टेंशन नहीं लेना, टफ लगेगा टेंशन प्लीज मत लेना, आगे मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, आगे मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है सर कंपोनेंट लेना, जैसे मान लो बच्चा एक वेक्टर है ए, ठीक, और वेक्टर में जैसे मान लो कि वेक्टर चीज है ना तो उसके ऊपर अपन ऐसे सिंबल लगा देते हैं, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ठीक, और ये जो है एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये वेक्टर है कोई वेक्टर, अब बोलोगे सर कौन सा, मैंने कहा फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, समझ रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी है कोई ए और ये कुछ इस बेस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। आप चाहते हो सर मुझे थोड़ा सा फील चाहिए, मैं कहा चलो थोड़ा फील दे देते तुमको, ए की जगह मैंने कहा ये वेक्टर बी है किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो अपन कोई चीज को जब ऐसे करके फेंकते हैं ऐसे ना हवा में ऐसे करके, तो ऐसे टूडू डू 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 डू, देख रहे हो कंसंट्रेशन मस्त, तो देखो ये दो चीजें कवर करता है, जब हम ऐसे करके फेंक रहे होते हैं तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टली भी कुछ डिस्टेंस कवर करता है और वर्टिकल भी कुछ डिस्टेंस कवर करता है। क्या कर रहा है, मैं जब इसको ऐसे करके मैंने फेंका तो ये कुछ ऐसे देखो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया इसने और हॉरिजॉन्टल ऊपर भी गया ना यार, मैंने जब इसको ऐसे फेंका ये ऐसे जूम करके, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल ये वाला भी कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने और कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, तो दो चीजें कवर कर रहा है। तो हमने कहा कि जो वेलोसिटी आपने उसको दिया है ना, जो आपने वेलोसिटी ऐसे करके फेंका है, इस वेलोसिटी के दो, ये एक वेलोसिटी नहीं एक्चुअली दो वेलोसिटी है, जो दो वेलोसिटी में से एक वेलोसिटी उसको इधर लेके जा रहा है, किधर, हॉरिजॉन्टल वाला, और एक वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो सर ये क्या बात कर रहे हो, समझने के लिए समझ लो, हमने इसको फेंका तो ऐसे, तो हमने कहा कि दो चीजें यहाँ पे, एक वेलोसिटी जो है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा रहा है, एक वेलोसिटी उसको वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा रहा है, थोड़ा सा फील के लिए दिया बस। देखो देखो देखो, तो आप कैसे याद रखोगे जरा सुनो, मैं आपको अच्छे से यहाँ बता देता हूँ, फिर आप लोग को इतना डिटेल में जानना, आप सीधा एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो। ठीक, मैंने कहा इसका कंपोनेंट करो, तो देखो बच्चा क्या होगा, एक बात बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, ये हो गया बच्चा बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक, ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बच्चा कि cos थीटा क्या होगा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसको नहीं याद आ रहा है तुरंत पॉज करो, पीछे जाओ और एक बार जाके देख लो, cos थीटा क्या बताया था बच्चा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा सर, तो बेस, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेस कितना होगा, तो आप लिखोगे सर हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, देखो हाइपोटेन्यूज बेटा इधर जाएगा ना, तो हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा बनेगा, समझ गए। अच्छा सर, तो ये हाइपोटेन्यूज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, v, तो मैंने कहा v cos थीटा, ये लो बेस। अरे कुछ समझे, तो इस बेस बराबर क्या हो गया, v cos थीटा। तो अच्छा एक और चीज, अगर यही मैं आपसे पूछूं कि sin थीटा क्या होगा बच्चा, तो sin थीटा सर हमने पढ़ा था p बाई h, p बाई h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये p, और हाइपोटेन्यूज कितना है v, तो उस हिसाब से बच्चा p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो सर h sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, समझ लो, सिंपल सा, टेंशन नहीं लेना। आप आपके स्कूल वाले कोई भी इंस्टीट्यूट वाले आपको इस तरीके से फिजिक्स नहीं पढ़े, मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ बच्चा, एक बार बेस जबरदस्त बन गया ना, उसके बाद फिर देखना तुम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है, इसके बाद देखोगे तुम लोग कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तुम लोग महारत हासिल कर लोगे, समझ रहे हो, इसलिए बेसिक सिखा रहा हूँ, नहीं तो आगे चल के कई टीचर बोलते हैं अरे ये आपके सिलेबस पे नहीं, एनटीएससी मजाक नहीं है, स्टेज 1 आप लोग निकाल लोगे, हो सकता है बहुत बच्चे हों जो उस लेवल का पढ़ रहे हो कि स्टेज 1 क्रैक कर लेंगे, बट अगर आप स्टेज 2 की बात कर रहे हो तो बच्चा पढ़ना पड़ेगा, अगर चीजें आसान लग रही हैं तो समझो गड़बड़ है, समझ रहे हो चीजें आसान लग रही है तो गड़बड़ है, टफ लग रही है इसका मतलब तुम्हें मेहनत करना, तुम्हें चीजें समझ में आ रही है इसीलिए तुम्हें टफ लग रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आगे देख,
अब सुनो, तो परपेंडिकुलर मतलब ऊपर वाला, क्यों ऊपर वाला, समझ रहे हो? तो P इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। तो सर ये आप क्यों बताना चाहते थे, ये चीज बच्चा ऊपर जाने वाला। तो हम क्या करते हैं ना कंपोनेंट में, आप क्या याद रखो आप सिंपली कि अगर कभी कोई वेक्टर v दिया हुआ है और एंगल यहाँ पे थीटा या वेक्टर v r a कुछ भी दिया हुआ है और मैं बोलूंगा इसका कंपोनेंट बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन होगा? हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये। तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल के लिए v cos, देखो आया था ना बेस के लिए v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला क्या हो जाएगा v sin थीटा। अब बच्चे कंफ्यूज, सर आपने तो इधर बनाया थे, अबे सिमेट्रिकली जो इधर होगा वही चीज इधर होगा, समझ रहे हो? सिमेट्रिकली टुचुक टुचुक टुचुक। तो ये अगर v का sin थीटा है तो ये भी सिमेट्रिकली v का sin थीटा यही होगा। अबे यार ये दो होता तो ये भी दो ही होता ना, समझिए, इसलिए मैंने बोला। तो आपको कंपोनेंट करना आना चाहिए कि मैंने कहा ये मान लो वेक्टर v है तो ये क्या होगा v का cos थीटा, ये क्या होगा v का sin थीटा। तो ये v का जो cos थीटा है ना ये इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाता है और v का जो sin थीटा ये इसको वर्टिकल लेके जाता है, समझ रहे हो? v का cos थीटा इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाता है और v का sin थीटा इसको वर्टिकल लेके जाता है। थोड़ा सा और फील देते हैं, मजा आ जाएगा। देखो मैंने अभी आपको टेबल बनवाया था, याद हो तो, इससे थोड़ी देर पहले, जिनको नहीं याद एक बार देख लो। साइन बेटा 0 डिग्री पे 0 था, है ना, और cos 0 डिग्री पे 1 था वैल्यू। एक बार चेक कर लो आप लोग, साइन 0 पे 0 था, cos 0 डिग्री पे 1 था। तो अगर मान लो किसी चीज को मैं चाहता हूं कि वो ऊपर जाए, इधर मत जाए, तो एंगल किसके किसके बीच का बच्चा? वेलोसिटी और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, इसके बीच का एंगल है। अब जरा सोचो, मैं चाहता हूं कि कोई चीज इधर मत जाए, सिर्फ ऊपर ही जाए, तो मुझे इस एंगल को बढ़ा के कितना करना पड़ जाएगा? 90 डिग्री। कितना करना पड़ जाएगा? 90 डिग्री। सर इसका क्या मतलब हुआ? अब आप जरा खुद सोचो कि अगर आप इस एंगल को बढ़ा के 90 डिग्री कर दोगे, तो 90 डिग्री करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा? v sin 90। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? v sin 90। तो sin 90 का वैल्यू बेटा देखो कितना होता है। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, तो sin 90 पे होता है 1, cos 90 पे होता है 0। आप लोग एक बार पॉज करिए, पीछे जाके टेबल देख लो, आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा। तो sin 90 पे देखो कितना होता है? 1। तो sin 90 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? v आ गई ना, मतलब ये ऊपर जाएगा। और इसी कंडीशन में अगर आप लोग v cos 90 रखोगे तो cos 90 बेटा होता है 0। तो देखो कितना आ गया आपके पास आंसर? 0। तो मतलब लोग एंगल 90 डिग्री पे किसी चीज को अगर ऊपर फेंकेंगे तो उसके पास बेटा वर्टिकल वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होता है वो कितना हो जाता है? 0। देखो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी v cos 90 कितना हो गया था? 0 हुआ था। अरे समझे कि नहीं यार? यहाँ देखो v cos 90 कितना हो गया? 0। अगर एंगल हम लोग 90 पे फेंके, और हमको फील भी होता है कि सर अगर आप किसी चीज को अगर पूरा देखो, ये रहा है ऐसे, मैं किसी चीज को अगर ऐसे फेंकूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट आपने 90 कर दिया। तो जो मैंने कहा था ना कि अगर हम किसी चीज को v वेलोसिटी से फेंकते तो दो वेलोसिटी होती है वहां पे, एक उसको इधर ले जाता है, एक इसको इधर ले जाता है। तो अगर हमने एंगल अगर 90 कर दिया तो इधर ले जाने वाला वेलोसिटी 0 हो गया ना। देखो ये वाला वेलोसिटी कितना हो गया? 0। समझ गए? तो इतना सारा जो मैंने आपको पापड़ बेला है ये बच्चा हम लोग को बहुत हेल्प करेगा, है ना, आगे चल के। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान यहीं पे दे दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर सर मुझे ये चीज आना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, एक बार कंपोनेंट करना सीख लिए तो लाइफ झिंगा लाला, समझे? झिंगा लाला मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो बच्चा एक वेक्टर ऐसे धूम करके, मैंने कहा ये वेक्टर r है, ये एंगल थीटा है, तो आप फटाक से बोलोगे थीटा जिस पे बैठा है वो r का cos थीटा है और ऊपर ले जाने वाला r का sin थीटा। समझिए? बस इतना काम करना है। थीटा जिसके ऊपर होगा वो cos, और इसके ऊपर 90 डिग्री कैसे करके बना दो ऐसे, ये हो जाएगा sin, ये cos, ये sin, ये cos, ये sin। समझ गए? बस इतना दिमाग में रखना है। अब ये चेंज भी हो सकता है, जैसे ऐसे समझो, मान लो इस बार अगर ऐसे बना दिया कोई वेक्टर r, ठीक, और आपको इधर अगर एंगल दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा जिसके ऊपर हो, अब ये से बोलना कि सर यहाँ देखो थीटा जिसके ऊपर होता है वो cos, क्या है अपने? थीटा जिसके ऊपर होता है वो cos। तो ये देखो r, ये तो वेक्टर r था, तो थीटा इसके ऊपर इस बार ये बन जाएगा बच्चा r cos थीटा, और यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बना दो, ये हो जाएगा r sin थीटा। समझ गए? सारा थीटा का चक्कर है। जैसे मान लो ऐसे खींच दिया r, ठीक, अभी लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत यूज आएगा, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर एंगल थीटा दे दिया तो सर थीटा जिसके ऊपर होगा वो बन जाएगा r का cos थीटा, और ऐसे करके आप 90 डिग्री आ जाइए, ये बन जाएगा r का sin थीटा। तो कुल मिलाकर मुझे बस इतनी चीज याद रखना चाहिए, थीटा जिस पे बैठा वो बन जाएगा cos, थीटा जिस पे बैठा वो बन जाएगा cos।
दैट्स ऑल, ठीक है। और देखो टू चूक आर लिख दिया मैंने, और मान लो यहाँ पे इस बार एंगल थीटा दे दिया, तो सर थीटा इस पे बैठा हुआ, इस लगेगा ना आर, इसके साथ एंगल बना, तो जिसके साथ बनाएगा वो कॉस, और ऐसे आ जाओ ये बन जाएगा आर का साइन थीटा। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आगे इसको और अच्छे से डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आज का जो लेक्चर है बच्चा यहाँ पे हम लोग रोक रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अच्छा एक और चीज थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी खत्म करने वाला था, बट मैंने सोचा एक और चीज पढ़ा के इसको फिनिश करते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, तो मोशन तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखो मोशन जो होता है बच्चा वो कैसा है, देखो मोशन बच्चा 1D भी होता है, 2D भी होता है एंड 3D भी होता है। 1D 2D एंड 3D। सर 1D मोशन क्या होता है? 1D मोशन हो गया मतलब मान लो एक रास्ता है बच्चा, है ना, और तू यहाँ पे खड़ा है, समझ, तू यहाँ पे खड़ा है, तो ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मेरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी पॉइंट बोलो, या ये मेरा ओरिजिन हो गया, या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, या मेरा रेफरेंस पॉइंट, जहां से मैं अपने आप को देखूंगा, ठीक है। और तू यहां से चलता हुआ टू यहाँ पहुंच गया, समझ गया? तो तू जब देखेगा, तूने देखा कि तू 5 मीटर दूर खड़ा है पहले वाली पोजीशन से, या मान ले यहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ से तू 5 मीटर दूर खड़ा है, तो ये कैसा हुआ? 1 डायमेंशनल मोशन। जब हम एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके चले जाते हैं, कैसे? जब हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो 1D होता है, जब हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो 1D होता है। एक ही डायरेक्शन का मतलब मालूम ऐसे, मान लो ये मेरा रॉकेट हवा में ऐसे होता है, जूम ऊपर जाके फट गया बूम करके, ये भी 1D। मैंने यहाँ से मार्कर फेंका, ये भी गया जूम 1D, ये इधर गया जूम 1D, ये इधर गया जूम 1D, ये नीचे गया जूम 1D। समझ में आ गया 1D? जब कोई चीज एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, तो उसको हम लोग 1D बोलते हैं। अच्छा सर, तो 2D क्या होता है? 2D बच्चा होता है जब कोई चीज अपना डायरेक्शन 2 बार बदल दे। मतलब सर मैं ऐसे देख, ऐसे गया ये जूम जूम, समझ? ऐसे गया जूम 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 जूम, समझ रहे हो? जूम जूम। तो इसने डायरेक्शन 2 बार बदली ना, पहले इधर गया फिर इधर चला गया, पहले इधर गया फिर इधर चला गया, फिर इधर गया फिर इधर चला गया, फिर ऐसे जो हो गया ऐसे चला गया। ये कैसा मोशन है बच्चा? 2D मोशन। जब वो डायरेक्शन को 2 बार बदले, समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D मोशन, ठीक है। अच्छा सर 3D क्या होता है? 3D क्या होता है? 3D बड़ा सही बोले आप। 3D मतलब ऐसे देखो, मतलब ऐसे क्या, जूम फिर जूम फिर जूम फिर जूम फिर जूम फिर जूम, समझ रहे हो? मतलब इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर, तो 3 डायमेंशनल हो गया। समझ गया है? जैसे एरोप्लेन है, वो 1D उड़ता है, 2D उड़ता है, 3D उड़ता है। जरा सोच के देखो, एरोप्लेन ने जब टेक ऑफ किया, जूम इस डायरेक्शन में गया, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ता है ना जूम करके, फिर नीचे उतरने लगता है, कौन सा हो गया? 3D हो गया। चिड़िया उड़ती है, कभी यहीं से उड़ जाती है, कभी नीचे, कभी इधर, कभी दाएं, कभी बाएं, 3D हो गया। समझ गए? 1D 2D एंड 3D। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा टुडेज लेक्चर। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोग को मोशन क्या होता है डिफाइन किया, यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़ा सा पढ़ा दिया, थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज दिया है। घबराना नहीं, अभी और लेक्चर्स आएंगे इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। कायदे से मोशन पढ़ोगे। जिन लोगों को स्लो लग रहा होगा तो थोड़ा फॉरवर्ड करके पढ़ाना, ठीक है। तो होपफुली आप लोग अब मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे। 60 डेज में बच्चा खत्म करना है, तो कमेंट करके आपको बताना आपने कितना पोर्शन पढ़ा, कहां पे दिक्कत आ रही है, एंड जिनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए उन्हें भाई कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं उनको पर्सनल क्वेश्चन भेजूंगा, मैं उसको पब्लिकली नहीं डालूंगा, ठीक है। बोर्ड वाले क्वेश्चन आपके हैं, बाकी जो सीरियसली पढ़ रहा हो मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर करेगा, तो उसको प्रॉपर गाइड मिलेगा कि कैसे पढ़ना है। सिर्फ फिजिक्स नहीं, मैथ्स, वो सब कुछ, समझ गए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चा, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बाकी वीडियो को पता ही क्या करना है, फैला दो, ठीक। चल।